नमस्ते बच्चों। तो जो हमारा आज का टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो हमारा गॉस लॉ है। ठीक है। तो जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसमें हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किया। इन केस ऑफ जब हमने हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस है वो किसी एक सिस्टम में एक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें हमने टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स निकाला। आगे चल के हमने टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। किसी भी कोई भी हमारे पास एक सिस्टम है उसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, तो वो सारा का सारा जो हमने टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स निकाला है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है, वो सारी की सारी क्या थी? वो सारी की सारी वो 2D सरफेसेस के लिए थी। तो सपोज करो कि अगर हमारे पास कोई भी एक 3D सरफेस है और उस 3D सरफेस में क्या है, हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, तो क्या होगा? तो जो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स है अगर हमने वो कैलकुलेट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए जो हमारी गॉस लॉ है या गॉस थ्योरम है वो एप्लीकेबल होती है 3D सरफेसेस के लिए। अगर हमने 3D सरफेस में टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम गॉस थ्योरम और गॉस लॉ है वो यूज करेंगे। तो जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो हमारा गॉस लॉ है वो एक फंडामेंटल लॉ है। ठीक है बच्चों। तो जो हमारा गॉस लॉ है वो क्या कहता है? फॉर अ 3D सरफेस, किसी भी जो हमारा 3D सरफेस है उस 3D सरफेस के लिए तो जो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स होता है ना वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है इंटीग्रल मल्टीपल टू द ठीक है। तो जो हमारा फ्लक्स होगा, टोटल हमारा फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है ना जो प्रेजेंट है उस 3D सरफेस के अंदर। ठीक है। तो जो हमारा टोटल सरफेस होगा, टोटल जो हमारा फ्लक्स होगा वो उसकी वजह से होगा। ठीक है ना। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है या टोटल अमाउंट ऑफ जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो जो हमारा चार्ज अंदर प्रेजेंट है और जो बाहर प्रेजेंट है उन दोनों की वजह से हमारी टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ठीक है ना। तो जो हमारी टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किसकी वजह से होगी? वो उन चार्ज की वजह से होगी जो अंदर भी होगा और जो बाहर भी होगा। ठीक है। बट जो हमारा फ्लक्स होगा वो किसकी वजह से होगा? फ्लक्स हमारा जितना भी हमारा चार्ज उस बॉडी के अंदर प्रेजेंट है ना उसी की वजह से हमारा टोटल जो फ्लक्स होगा वो उसी की वजह से होगा। ठीक है ना। अब मान लिया हमारे पास ये कोई भी एक सिस्टम है, आर्बिट्रेरी सिस्टम हमने सपोज कर लिया कि इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, ये कई सारे हमारे पास ये चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है ना। तो इन जो चार्जेस हैं इन चार्ज की वजह से तो क्या होगा? हमारा फ्लक्स जनरेट होएगा। ठीक है। बट सपोज कर लिया कि हमारे पास कई सारे जो चार्जेस है ना वो बाहर की तरफ भी प्रेजेंट है, इस सिस्टम के बाहर की तरफ भी प्रेजेंट है। ठीक है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किसकी वजह से होगी? वो इन चार्जेस की और इन चार्जेस की वजह से होगा। बट जो हमारा फ्लक्स होगा वो किसकी वजह से होगा? वो फ्लक्स हमारा बस इन्हीं चार्जेस की वजह से होगा। ठीक है बच्चों। तो जो हमारा फ्लक्स है और ये हमारी क्या है? ये हमारी गॉस थ्योरम है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इस गॉस थ्योरम है इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास क्या है, कोई भी एक स्फेरिकल बॉडी है, हमने ये सपोज कर लिया और यहाँ पे हमारे पास है ना, हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पे हमारे पास कोई एक सोर्स चार्ज है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हमने सपोज कर लिया हमारे पास एक, पता है हमने क्या सपोज करना होगा? हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेके चलेंगे और उस स्मॉल एरिया एलिमेंट, ये हमने सपोज कर लिया कि हमारा स्मॉल एरिया एलिमेंट है। बच्चों हमारी जो प्रीवियस जो वीडियो थी जिसमें हमने फ्लक्स के बारे में डिस्कस किया था तो उसमें हमने बताया था कि जो हमारे सरफेसेस होते हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है हम हमेशा नॉर्मल आउटवर्ड्स लेते हैं। तो जो हमारा एरिया एलिमेंट है इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी? वो नॉर्मल आउटवर्ड्स होगी। अब एक चीज देखो, यहाँ पे जो हमारा सोर्स चार्ज है, अब ये क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज में जो हमारा फील्ड जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो क्या कहाँ पे होगा? वो नॉर्मल आउटवर्ड्स एक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? आउटवर्ड होगी। ठीक है। अगर मान लिया हमारे पास दो वेक्टर्स है और वो दोनों के दोनों वेक्टर्स है वो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा थीटा होगा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0 डिग्री होगी। अगर हमारे पास कोई भी एक वेक्टर सपोज कर लिया कि वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और जो दूसरा है वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा
तो इस कंडीशन में जो हमारा थीटा होगा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है और जो हमारा एरिया एलिमेंट है उसकी जो डायरेक्शन है, वो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो हमारा टोटल जो फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा इंटीग्रल मल्टीपल टू द ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब बेटा हमें पता है कि जैसे हम डॉट हटाएंगे, जो हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसके लिए आता है, वो स्केलर क्वांटिटीज के लिए आता है। ठीक है, तो जैसे हम डॉट यहाँ पे रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कोस थीटा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ई वेक्टर ना सॉरी ई डी एस कोस थीटा के इक्वल आ जाएगा। अब क्योंकि हमारे दोनों के दोनों वेक्टर्स हैं, वो दोनों के दोनों वेक्टर्स हमारे सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो हमारा थीटा है, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। और कोस 0 किसके इक्वल होता है, कोस 0 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारा ई डी एस के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है, कांस्टेंट है, बट हमने क्या लिया है, हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया है। ठीक है, तो अगर हमें पूरे के पूरे जो हमारा सरफेस है, इस सरफेस का के ऊपर हमने फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे स्मॉल एरिया एलिमेंट को। ठीक है, तो ये हमारा कांस्टेंट है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ये कितना हो गया, हमारा ds आ गया। ठीक है, तो ds हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ds का इंटीग्रेशन हमारा s के इक्वल आ जाएगा। तो s हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सॉरी ये तो हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया ना, तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा s हमारा क्या हो जाएगा, टोटल जो सरफेस है हमारा वो उसके इक्वल आ जाएगा। और वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 4 पाई r स्क्वायर के इक्वल होगा। तो जो हमारा s है, s की वैल्यू किसके इक्वल है, 4 पाई r स्क्वायर के इक्वल है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब हमारे पास e की भी वैल्यू है, तो e हमारा किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। r क्या होती है हमारी डिस्टेंस, ठीक है ना, और हमारी डिस्टेंस हो जाएगी इन बिटवीन दिस सोर्स चार्ज एंड द टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, E की भी वैल्यू है, अब हमारे पास S की भी वैल्यू है और E की भी वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जैसे, और ये ES हमारा किसके इक्वल है, ये हमारा फ्लक्स के इक्वल है। तो जो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स आ जाएगा हमारा। अब E की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपॉन r स्क्वायर इंटू s किसके इक्वल है, 4 पाई r स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो ध्यान से देखो बच्चों, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बच गया q बाय एप्सिलॉन। अब यही तो हमारा ये है, देखो फ्लक्स हमारा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर के इक्वल था, और जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास q बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो यही तो हमारी गॉस थ्योरम थी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इसका प्रूव हो गया। आई होप बच्चों ये इस वीडियो ने आपका जो कंसेप्ट्स हैं वो कंसेप्ट्स क्लियर किए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।